नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं। द साइलेंट गेस्ट। साइलेंट गेस्ट का अर्थ क्या हुआ? मौन अतिथि। द ग्रैंड क्रीकिंग मैंसन ऑफ मिस्टर वैन हेल्जिंग was shrouded in an eerie silence that belied the recent tragedy. ग्रैंड का अर्थ क्या हुआ? भव्य, विशाल, शानदार। क्रीकिंग, क्रीकिंग जैसे लकड़ी का घर हो या कोई फर्श हो या कभी जूता हो, तो इस सब से जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं क्रीक करना। क्रीक यानी चरमराना, करकराना, मचमचाना, इस तरह का जो आवाज़ निकलता है वो है क्रीक करना। क्रीकिंग मैंसन। मैंसन का अर्थ हुआ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, हवेली, भव्य हवेली। ऑफ मिस्टर वैन हेल्जिंग, वैन हेल्जिंग नाम है। वॉज श्राउडेड इन एन ईरी साइलेंस। श्राउडेड, श्राउड का अर्थ हुआ कफन। श्राउड का अर्थ क्या होता है? कफन होता है जो वह कपड़ा जो कि किसी डेड पर्सन को जिसमें रैप किया जाता है या उसके ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ पे श्राउड का अर्थ हो जाएगा कोई कवर। श्राउडेड इन एन ईरी साइलेंस। ईरी क्या हुआ? डरावना और विचित्र। ईरी, डरावना और विचित्र। साइलेंस, साइलेंस मतलब सन्नाटा। यहाँ पे हो जाएगा क्या? सन्नाटा। दैट बिलाइड द रिसेंट ट्रेजिडी। जो क्या कर रहा था? बिलाइड यानी जो अभी हाल में यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर जो ट्रेजिडी हुई थी। ट्रेजिडी का अर्थ क्या हुआ? त्रासदी, यानी कोई बहुत बुरी घटना, बहुत दुखदायी घटना। यहाँ जो हाल में जो त्रासदी हुई थी उसके बारे में यह क्या बोल रहा था? उसके बारे में यह झूठ बोल रही थी, यानी उसे झूठला रही थी। बिलाई का अर्थ क्या हुआ? झूठ लाना। तो अब इम्पोर्टेंट वर्ड्स का हमने अर्थ जान लिया, तो अब इसका पूरा का अर्थ जान लेते हैं। द ग्रैंड क्रीकिंग मैंसन ऑफ मिस्टर वैन हेल्जिंग। मिस्टर श्री वैन हेल्जिंग का भव्य क्रीकिंग मैंसन, चरमराती हुई हवेली, यानी पुरानी हवेली थी। लकड़ी की हवेलियाँ बनी होती हैं, तो यह पुरानी थी तो यह चरमरा रही थी, तो यहाँ पर हम पुरानी हवेली भी कह सकते हैं। इसे पुरानी हवेली वह एक विचित्र, डरावने सन्नाटे से भरी हुई थी। सन्नाटे में ये डूबी हुई थी, जो कि वहाँ पर हाल में घटी त्रासदी, हाल में घटी दुर्घटना को झुठला रही थी। यानी हवेली ऐसी थी, हवेली में ऐसा सन्नाटा था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर ही कोई ट्रेजिडी हुई है, यहाँ पर ही कोई बुरी घटना हुई है। एक होता है ट्रेजिडी और एक होता है कॉमेडी। तो ट्रेजिडी और कॉमेडी का नॉवेल इत्यादि, ये ड्रामा के अर्थ में ये लिया जाता है कि जहाँ दुखद अंत होता है कहानी का वो हो जाता है ट्रेजिडी, और जहाँ सुखद अंत होता है वो हो जाती है कॉमेडी। द वेल्दी पैट्रियार्क हैड बीन found dead in his opulent library, a single bullet wound marring his chest. Wealthy patriarch, wealthy अर्थात धनी। पैट्रियार्क क्या हुआ? पैट्रियार्क होता है किसी फैमिली का जो मेल हेड होता है, उसे ही कहते हैं हम पैट्रियार्क। जैसे कि मैट्रियार्कल फैमिली होता है, पैट्रियार्कल फैमिली होता है। कई बार हम सुनते भी आते हैं कि पैट्रियार्की का नाश हो, तो उसी के अर्थ में यहाँ पे पैट्रियार्क अर्थ होता है मेल हेड। परिवार का जो पुरुष मुखिया होता है उसे ही कहते हैं पैट्रियार्क, पुरुष मुखिया। और इसका अगर महिला हेड हो तो क्या होती है? तो होता है मैट्रियार्क। और इसी से पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक शब्द आते हैं, और इनका अर्थ भी निकलता है पैट्रियार्कल
इनका यूज होता है, पैट्रियार्कल फैमिली, मैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। द वेल्दी पैट्रियार्क हैड बीन फाउंड डेड, वो क्या पाए गए हैं, मृत पाए गए हैं, इन हिज ओप्युलेंट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैसी है, बहुत ही रिच लाइब्रेरी है। ओप्युलेंट का अर्थ क्या हुआ, वेल्दी, रिच, बहुत अधिक लग्जरियस। तो यहाँ पर ओप्युलेंट का अर्थ होगा रिच, वेल्दी, यानी लाइब्रेरी कैसी थी, बहुत ही भव्य लाइब्रेरी थी, किताबों से भरी हुई, किताबों से रिच थी लाइब्रेरी। तो उस परिवार के जो धनी मुखिया थे, धनी पुरुष मुखिया थे, वो अपने ही एक समृद्ध पुस्तकालय में मृत पाए गए हैं। अ सिंगल बुलेट वुंड मारिंग हिज चेस्ट, एक अकेला बुलेट वुंड, बुलेट क्या हुआ, यानी गोली जो निकलती, बंदूक से जो गोली निकलती है वह गोली, वुंड यानी उसका घाव, गोली का घाव, मारिंग हिज चेस्ट, वो क्या कर रहा था, उनके चेस्ट को मार कर रहा था, यानी कि उस चेस्ट को उसको बिगाड़ रहा था, है ना। मार का अर्थ हुआ स्पॉइल करना, बिगाड़ना। तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे, तो इसका अर्थ ये निकालेंगे कि परिवार के धनी मुखिया, पुरुष मुखिया एक समृद्ध पुस्तकालय में, अपने समृद्ध पुस्तकालय में मृत पाए गए थे और उनकी छाती पर गोली का एक घाव लगा था। डिटेक्टिव हार्पर, अ seasoned investigator with a keen eye for detail and a reputation for solving the most perplexing cases, was tasked with unraveling the mystery surrounding Mr. Van Helsing's untimely demise. डिटेक्टिव हार्पर, डिटेक्टिव का अर्थ क्या हुआ, जासूस, है ना। डिटेक्ट करना, डिटेक्ट का अर्थ पता लगाना होता है, और डिटेक्टिव क्या होते हैं, वो होते हैं जासूस। तो जासूस का क्या नाम था, हार्पर। अ सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर, सीजन्ड का अर्थ क्या हुआ, अनुभवी, है ना, जिसने कई सीजन्स देख लिए हैं, कई सारे ऋतुओं को देखा है, तो वह कैसा आदमी होगा, वो अनुभवी होगा। तो सीजन्ड का अर्थ हुआ अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर क्या हुआ, जो इन्वेस्टिगेट करता हो, जो जांच करता हो, इन्वेस्टिगेटर जांच करने वाला, अन्वेषक। विद अ कीन आई फॉर डिटेल, उनकी क्या विशेषता थी कि वो बारीकियों पर गहरी नज़र डालते थे। कीन आई फॉर डिटेल का अर्थ क्या हुआ, बारीकियों पर गहरी नज़र। डिटेल का अर्थ हो कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर कोई नज़र डालता हो तो उसे कहते हैं कि उसके पास कैसी नज़र है, एक कीन आई है, गहरी नज़र। तो बारीकियों पर गहरी नज़र डालने वाले। एंड ए रेप्यूटेशन फॉर सॉल्विंग द मोस्ट परप्लेक्सिंग केसेस, और सर्वाधिक जटिल मामलों, ऐसे मामले जो कि बहुत पेचीदा थे, बहुत सुलझाना जिन्हें मुश्किल था, बहुत पेचीदा मामले, जटिल मामले। परप्लेक्सिंग क्या हुआ, पेचीदा, जटिल। सर्वाधिक जटिल मामलों को भी सुलझाने का, सॉल्व करना यानी सुलझाने का उनके पास क्या था, उनका रेप्यूटेशन था, उसके लिए वो जाने जाते थे। was tasked with unraveling the mystery surrounding Mr. Van Helsing's untimely demise. उन्हें क्या दिया गया, उन्हें ही दिया गया था, यह टास्क दिया गया, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई, उन्हें यह कार्य दिया गया कि मिस्टर वान हेल्जिंग के अनटाइमली डिमाइज, असमय मृत्यु, अनटाइमली समय से पहले हो जाना, असमय मृत्यु। तो उन वैन हेल्जिंग के असमय मृत्यु से के चारों ओर जो रहस्य था, मिस्ट्री रहस्य था, उसे अनरेवल करने, उसे उजागर करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए। अनरेवल करना का मतलब क्या हुआ, उजागर करना, सुलझाना। जैसे कोई धागा जब उलझ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे सुलझाना पड़ता है ना। तो वो ही है अनरेवल करना। और जब ऐसा किसी मामले के
संदर्भ में किया जाता है तो वह क्या करना पड़ता है, यहाँ मिस्ट्री को उन्हें क्या करना है, अनरेवल करना है, यानी मिस्ट्री को क्या करना है, उन्हें उजागर करना, उन्हें सुलझा देना है। यह जो रहस्य है उसे क्या कर देना होगा, सुलझा देना पड़ेगा। जैसे धागों को सुलझा दिया जाता है वैसे वो जांच करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि आखिर क्या हुआ, कौन किसने क्या किया, कब किया। तो एक मर्डर मिस्ट्री की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो डिटेक्टिव हार्पर, जासूस हार्पर, जो कि एक अनुभवी अन्वेषक थे, अनुभवी जांच करने वाले थे और जिनकी बारीकियों पर गहरी नज़र रहती थी और पेचीदा, सर्वाधिक पेचीदा मामलों को भी सुलझाने के लिए वो जाने जाते थे, को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वैन हेल्सिंग के असमय मृत्यु से के चारों ओर जो रहस्य था उसे वो क्या करें, सुलझाएं, उसे वो सुलझाएं। द फैमिली मेंबर्स each with their own reasons to harbor ill will towards the deceased were the prime suspects. कौन प्राइम सस्पेक्ट थे? द फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो सदस्य थे वही मुख्य सस्पेक्ट्स थे। उन पर ही मुख्य रूप से शक की नज़र जा रही थी, शक की सुई उन्हीं पर जा रही थी। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? संदिग्ध है। जिनको बारे में यह शक हो कि ये अपराधी हैं वो होते हैं संदिग्ध। तो मुख्य संदिग्ध जो थे, प्राइम सस्पेक्ट जो थे, वो फैमिली मेंबर्स ही थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ईच विद देयर ओन रीजन्स, क्योंकि सबके पास अपने अपने कारण थे। टू हार्बर इल विल, हार्बर आप जानते हैं, हार्बर क्या होता है? पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ पे जहाज़ लगते हैं। तो जब कोई भावना आप हार्बर करते हैं तो आप वैसी स्थिति में हार्बर का प्रयोग करते हैं। हार्बर इल विल यानी दुर्भावना रखने के लिए सबके पास अपने अपने कारण थे। हार्बर हुआ मन में भावना रखना कोई, और यहाँ इलविल होगा दुर्भावना। तो दुर्भावना, हार्बर इलविल, दुर्भावना रखने के सबके अपने अपने कारण थे। और किसके प्रति ये इलविल रखते थे? तो टुवार्ड्स द डिसीज्ड। डिसीज्ड क्या हुआ? मृतक। मृतक के प्रति दुर्भावना रखने के सबके अपने अपने कारण थे और इसीलिए वो उन फैमिली मेम्बर्स, परिवार के उन सदस्यों को ही मुख्य संदिग्ध माना गया था। देयर वॉज द इल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा था। अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति था वह। हु हैड बीन कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विथ हिज फादर ओवर इनहेरिटेंस। वह क्या था? वह लगातार एट ऑड्स विथ हिज फादर, उसके पिताजी से उसका क्या चल रहा था? लगातार झगड़ा चल रहा था। एट ऑड्स विथ यानी उसके विपरीत होना, यानी झगड़ा चलना। तो एट ऑड्स विथ, पिताजी से क्या चल रहा था? उसका लगातार झगड़ा चल रहा था। किस मामले पर? ओवर इनहेरिटेंस, यानी विरासत के लिए। वो पिताजी से क्या चाहता था? पिताजी से चाहता था कि उसकी हिस्सा जो है, उसका हिस्सा जो है वह जल्दी से जल्दी उससे दे दिया जाए, या ऐसा ही कुछ चाहता होगा। तो विरासत, अपने हिस्से के लिए वो क्या कर रहा था? पिताजी से उसका लगातार झगड़ा चल रहा था। द स्ट्रेंज्ड डॉटर, पिता से क्या हो गई थी? पहले से ही बहुत अलग हो चुकी थी बेटी। द स्ट्रेंज डॉटर हु हैड बीन डिसइनहेरिटेड ईयर्स एगो ड्यू टू अ बिटर क्वारल। तो पहला संदिग्ध जो था, पहला सस्पेक्ट जो था, वह था इल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा लड़का। फिर कौन थी? स्ट्रेंज डॉटर थी, अलग हो गई। स्ट्रेंज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अलग हो गई थी। जो पिता से जो अलग हो गई थी वह बेटी हु हैड बीन डिसइनहेरिटेड, इनहेरिटेंस, और उसी का है इनहेरिट से बना इनहेरिटेंस, और डिस लग गया तो नहीं जुड़ गया यहाँ पे। तो जिसे पहले ही उत्तराधिकार से क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था। डिसइनहेरिट का मतलब हुआ उत्तराधिकार से वंचित कर देना। ईयर्स एगो, सालों पहले। क्यों कर दिया गया था? ड्यू टू अ बिटर क्वेरल, एक बहुत ही कड़वे झगड़े के कारण। बिटर क्वेरल यानी कड़वा झगड़ा, कड़वे झगड़े के कारण, जिससे पहले ही डिसइनहेरिट कर दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था। एंड द मिस्टीरियस सेकेंड वाइफ, और तीसरा कौन था जिस पर शक था?
सस्पेक्ट कौन था? वह था मिस्टीरियस सेकेंड वाइफ, हुआ थी रहस्यमय दूसरी पत्नी, हु हैड मैरिड मिस्टर वैन हेल्जिंग रिलेटिवली रिसेंटली, जिसने क्या किया था? मिस्टर वैन हेल्जिंग से रिलेटिवली अपेक्षाकृत रिसेंटली हाल ही में विवाह किया था। तो 3 लोगों पर शक था। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें कहानी में। हार्पर बिगेन हिज इन्वेस्टिगेशन बाय इंटरोगेटिंग ईच फैमिली मेंबर, केयरफुली नोटिंग देयर रिएक्शंस एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज इन देयर स्टोरीज। हार्पर ने क्या किया? अपनी जो जांच थी उसकी शुरुआत क्या कैसे की? बाय इंटरोगेटिंग। इंटरोगेट करना क्या होता है? जैसे पुलिस इंटरोगेट करती है, यानी लगातार सवाल जवाब चलता है, पूछताछ करती है पुलिस। तो उसने अपनी जो जांच की शुरुआत की हर एक फैमिली मेंबर से, परिवार के प्रत्येक सदस्य से पूछताछ के द्वारा शुरू की। सबसे उसने क्या किया? सबका बुला कर सबसे उसने पूछताछ शुरू किया, इंटरोगेट करना शुरू किया। केयरफुली नोटिंग देयर रिएक्शंस, और वह सावधानी पूर्वक क्या कर रहे थे? उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाओं को, और इनकॉन्सिस्टेंसीज इन देयर स्टोरीज, और उनकी कहानियों में जो विसंगति थी, इनकॉन्सिस्टेंसीज थी, यानी जो विसंगतियाँ थी, जो बोला कुछ, मन में आँखों से कुछ और दिख रहा है, या शुरू में कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला, विपरीत बात बोल दी, तो उसे ही कहते हैं विसंगति। जो कंसिस्टेंट नहीं हो, जो तारतम्यता नहीं हो जिस बात में, तो वो होती है विसंगति। तो उसने क्या किया? उसने उन लोगों की सबको बुला कर पूछताछ किया, सबकी प्रतिक्रियाएं ली, और उनकी जो कहानियां थी, उन्होंने जो बातें बताई, उसमें जो भी विसंगतियां थी उन सब को उसने केयरफुली नोट डाउन किया, बहुत ही सावधानीपूर्वक लिख डाला। द एल्डेस्ट सन with his obvious greed and desperation for money seemed the most likely culprit। जो सबसे बड़ा बेटा था वह क्या था? उसका ग्रीड कैसा था? लालच, एकदम स्पष्ट था, साफ साफ लालच दिख रहा था। ऑब्वियस मतलब जो साफ नजर आए, स्पष्ट नजर आए, वो होता है ऑब्वियस। तो उसका लालच कैसा था? उसका लालच था स्पष्ट लालच। एंड डेस्परेशन फॉर मनी, और धन के लिए उसकी कैसी थी? हताशा थी। डेस्परेट था वो, एकदम हताश था कि जल्दी से जल्दी मुझे पैसे मिल जाए। तो धन के लिए उसकी हताशा और स्पष्ट लालच को देखते हुए सीम्ड द मोस्ट लाइकली कल्प्रिट, वो कैसा लग रहा था? कि सबसे संभव कल्प्रिट, अपराधी वो लग रहा था। हाउएवर देयर वाज नो कंक्रीट एविडेंस लिंकिंग हिम टू द क्राइम, लेकिन ऐसा कोई भी ठोस सबूत, कंक्रीट एविडेंस यानी ठोस सबूत ना। कंक्रीट तो आप जानते हैं, कंक्रीट के रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, और यहाँ कंक्रीट एविडेंस लगने से क्या हो गया? एविडेंस के साथ लगने से एकदम ठोस सबूत, जिस सबूत के बारे में पक्का कहा जा सके हाँ इसमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसा कोई भी ठोस सबूत जो है लिंकिंग हिम टू द क्राइम, उसे अपराध से जोड़े, वैसा नहीं था। देयर वाज नो कंक्रीट एविडेंस, ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं था। The estranged daughter, while harboring resentment, appeared to be too distant from her father to have committed such a heinous act। अब बेटी जो थी वह कैसी बेटी थी? वह बेटी भी estranged थी, वह पिता से पहले ही वह अलग हो गई थी। While harboring resentment, उसके मन में क्या था? पिता के प्रति resentment था। Bitter indignation, रिसेंटमेंट यानी बहुत ही कड़वा गुस्सा था, नाराज़गी थी ना। नाराज़गी पिता के प्रति कैसी थी उसके मन में? वो नाराज़गी उसके मन में थी। हार्बरिंग रिसेंटमेंट यानी अभी मैंने बताया आपको, हार्बर करना कोई भावना, यानी वो भावना है दिल में रखना। तो उसके दिल में पिताजी के लिए गहरी नाराज़गी थी, है ना। बहुत ही गुस्सा, बहुत ही क्रोध था पिता के लिए, उसे ही रिसेंटमेंट कहते हैं। अपीयर टू बी too distant from her father to have committed such a heinous act। वो पिता से इतनी दूर थी कि वो ऐसा घिनौना, हीनस मतलब बहुत ही घिनौना, बहुत ही खराब, ऐसा घिनौना कार्य जो है वह नहीं कर सकती थी। To have committed, तो कोई
जो क्राइम होता है वो क्या करते हैं लोग, कोई हीनस एक्ट होता है वो क्या करते हैं लोग, कमिट करते हैं। वहाँ पे डू नहीं लिखना चाहिए, बल्कि कमिट लिखने से ज़्यादा लैंग्वेज अच्छा लगता है। हैव कमिटेड सच ए हीनस एक्ट, मतलब ऐसा घिनौना कार्य वो कर सकती थी, ऐसा संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? क्योंकि वह पिता से जो थे बहुत ही दूर हो गई थी, क्योंकि उसे पिता ने पहले ही बेदखल कर दिया था। उसके मन में पिता के लिए बहुत अधिक नाराज़गी थी। तब भी वो कैसी लग रही थी कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती है, वो बहुत ही पिता से अलग हो गई है, बहुत ही दूर हो गई है। As Harper delved deeper into the case, a peculiar detail caught his attention. अब हार्पर ने दो लोगों का तो जांच कर लिया है। As Harper delved deeper into the case, जैसे से delve deeper यानी और गहरे जाना, into the case मामले के, जब वो मामले के और गहरे में गए, मामले के गहरे में जाना यानी और अधिक जांच करना, डेल्व डीपर यानी गहरे में जाना, गहरे में जाकर उसकी जांच करना, जांच पड़ताल करना। अ पिक्यूलियर डिटेल कॉट हिज अटेंशन, एक विचित्र, पिक्यूलियर का अर्थ क्या हुआ, विचित्र, जो असामान्य हो, विचित्र हो। एक असामान्य जानकारी ने उसका क्या किया, उसका ध्यान खींच लिया। यहाँ पर एक वर्ड है डेल्व। तो डेल्व का अर्थ होता है डिग करना, खोदना। पहले होता था गड्ढा करना, एक्सकेवेट करना, डिग, एक्सकेवेट। और जब डेल्व डीपर किसी मामले करते हैं तो उसकी आप क्या करते हैं, गहराई से अनुसंधान करते हैं, गहराई से उसके बारे में जांचते हैं। और इस तरह के टर्म का बहुत बार प्रयोग होता है, डेल्व डीपर इनटू सम इश्यू, गवर्नमेंट डेल्व डीपर इनटू द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज, द कमिटी डेल्व डीपर इनटू द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, फीमेल नर्सिंग स्टाफ। तो डेल्व डीपर का अर्थ हो कि उस चीज़ के बारे में गहरे जाना और उसके बारे में अनुसंधान करना, उसके बारे में पूरा डिटेल ले लेना। और डेल्व का अर्थ ये भी होता है कि नीचे जाना, अंदर जाना। और दूसरा है यहाँ पर पिक्यूलियर। पिक्यूलियर भी क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं हो, जो स्ट्रेंज हो, वही होता है पिक्यूलियर। तो पिक्यूलियर डिटेल ने उसका क्या किया, कॉट हिज अटेंशन, उसके ध्यान को खींच लिया। द एब्सेंस ऑफ एनी गन शॉट साउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मर्डर वॉज अनयूजुअल, स्पेशली इन द क्वाइट secluded mansion. The absence of any gunshot sound. मर्डर के समय क्या हुआ था, कोई भी बंदूक जब चलाई गई तो गनशॉट यानी उससे जो गोली निकली उसकी जो आवाज़ होनी चाहिए, गनशॉट साउंड का अर्थ क्या, गोली की आवाज़, वो क्या थी, अनुपस्थित थी, वो किसी को सुनाई नहीं दी थी। यह तो बहुत ही अनयूजुअल था, वाज अनयूजुअल, ये असामान्य था। यानी हत्या के समय गोली की आवाज़ की अनुपस्थिति असामान्य बात थी, स्पेशली विशेष रूप से इन द क्वाइट सेक्लूडेड मैंसन। क्वाइट यानी शांत और सेक्लूडेड मतलब एकांत, यानी उधर कुछ नहीं था, केवल एकांत था। तो वैसे शांत और एकांत हवेली में विशेष रूप से अगर गनशॉट की साउंड नहीं सुनाई दी, गोली के चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज अमिस, कुछ गड़बड़ है। दिस सजेस्टेड दैट अ साइलेंस्ड वेपन हैड बीन यूज्ड। यह इसने क्या सुझाव दिया, इससे क्या पता चला कि एक साइलेंस्ड वेपन, एक कैसे वेपन का यूज किया गया था, मौन हथियार। यानी बंदूक के आगे जब साइलेंसर लगा देते हैं तो उससे वो हथियार कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन, खामोश। तो वैसे ही किसी साइलेंस्ड वेपन का प्रयोग किया गया था, यानी साइलेंसर लगाया हुआ वेपन का प्रयोग किया गया था, हैड बीन यूज्ड, उसका प्रयोग किया गया था। बंदूक के आगे यहाँ पर साइलेंसर लगा देने से क्या होता है कि गोली की आवाज़ जो है वो बहुत ही हल्की हो जाती है या एकदम नहीं के बराबर हो जाती है। तो साइलेंस्ड वेपन का अर्थ ये हुआ कि जिसमें साइलेंसर लगा हुआ था। ड्रिवन बाय हिज क्लू, हार्पर कंडक्टेड अ थॉरो सर्च ऑफ द मैंसन।
ड्रिवन बाय दिस क्लू, इस सुराग, क्लू को क्या कहते हैं, सुराग, इस सुराग से प्रेरित होकर, ड्रिवन, इस सुराग से प्रेरित होकर हार्पर ने क्या किया, उस हवेली का पूरा चप्पा चप्पा क्या किया, थोड़ा सर्च किया, पूरा चप्पा चप्पा जो इसने उसकी जांच लिया, गहन तलाशी जिसे कहेंगे, गहन, थोड़ा सर्च, गहन तलाशी उसने ली, कंडक्टेड अ थोड़ा सर्च, एक गहन तलाशी ली। His persistence paid off when he discovered a hidden room behind a secret panel in the attic. His persistence paid off. उसे उसकी दृढ़ता, persistence क्या हुआ, अगर आपके सामने कोई मुश्किल आ भी रहा हो तब भी आप अगर वो काम करते जा रहे हैं तो उसे कहते हैं persistence, यानी दृढ़ता, दृढ़ होना, यानी मुश्किल के बावजूद भी काम करते जाना। परसिस्ट से बना है परसिस्टेंस, परसिस्ट करना यानी मुश्किल आने के बाद भी काम करते रहना, इसे कहते हैं परसिस्ट होना, उसी से बना है परसिस्टेंस। तो उसकी दृढ़ता जो थी वो क्या हुआ, पेड ऑफ, यानी उसका फल मिला। When he discovered a hidden room, उन्हें किस चीज़ का पता चला, जब उसने पता लगाया a hidden room, एक छुपे हुए कमरे का, एक गुप्त कमरे का पता लगाया, behind a secret panel in the attic। और यह जो गुप्त कमरा था वह कहाँ था, अटिक, ये अटारी में, अटिक को क्या कहते हैं, अटारी, अटारी में जो एक सीक्रेट पैनल था, एक लकड़ी की पट्टी या स्लैब इत्यादि एक पट्टी के पीछे, पैनल का अर्थ हुआ पट्टी, पट्टी के पीछे, गुप्त पट्टी के पीछे उसे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। एटिक जो होता है वह क्या होता है कि घर है और छत से सटे हुए ही एक रास्ता जैसा बना रहता है और छत से सटा हुआ एक और कमरा होता है ऊपर, नीचे तो घर होता ही है, नीचे रहने के लिए सब कुछ है, और यहीं पर इस सीढ़ी के इस माध्यम से ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक जैसे छज्जे को समझिए, घर के अंदर जो छज्जा होता है उसी के अंदर से एक कमरा जैसा बना दिया जाए अगर घर में छत से सटा ऊपर, तो वो अटारी हो जाएगा। Inside he found a strange glowing device that was unlike anything he had ever seen before। अब अंदर में उसे क्या मिला, एक विचित्र ग्लोइंग चमकता हुआ डिवाइस, उपकरण मिला, that was unlike anything, जो आज तक he had ever seen before, जो कुछ भी आज तक उसने देखा था, anything he had ever seen before, इससे पहले उसने जो कुछ भी देखा था उसके जैसी नहीं थी, उससे अलग थी, was unlike, उसके जैसी नहीं थी। A quick search revealed it to be a highly sophisticated silent firearm capable of firing a bullet without making a sound। एक त्वरित जांच, एक क्विक सर्च, एक त्वरित जांच, जल्दी ही किया गया एक अनुसंधान जांच, रिवील्ड से पता चला, इट टू बी अ हाईली सोफिस्टिकेटेड साइलेंट फायरआर्म। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि यह जो चीज़ है वह क्या है, वह हाईली सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही परिष्कृत है, साइलेंट फायर आर्म है। और यह साइलेंट बंदूक है, यानी मूक बंदूक, मौन बंदूक कहने से अच्छा है कि साइलेंट फायर आर्म, यानी साइलेंसर वाला फायर आर्म है, साइलेंसर वाला बंदूक है। कैपेबल ऑफ फायरिंग अ बुलेट विदाउट मेकिंग अ साउंड, और इसके पास क्या क्षमता है, कैपेबल ऑफ क्या क्षमता है इसकी, फायरिंग अ बुलेट, एक गोली चलाने की, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना कोई आवाज़ निकाले हुए। तो एक त्वरित जांच से यह पता चल गया कि यह एक बहुत ही परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही परिष्कृत साइलेंट फायर आर्म है, एक साइलेंसर वाला बंदूक है जिसकी क्षमता है, जिसमें क्षमता है कि बिना कोई साउंड, आवाज़ निकाले हुए वह गोली छोड़ सकता है।
द डिस्कवरी ऑफ द साइलेंट फायर आर्म प्रोवाइडेड द मिसिंग पीस ऑफ द पजल। यह जो डिस्कवरी हुई, यह जो खोज हो गई इस साइलेंट फायर आर्म की, यह मौन बंदूक की, उसने क्या उपलब्ध कराया? प्रोवाइडेड, उसने क्या उपलब्ध कराया? द मिसिंग पीस ऑफ द पजल। यह जो पजल था, यह जो गुत्थी थी, यह जो पहेली थी, पजल क्या हुआ? गुत्थी, पहेली। यह जो पहेली थी उसके खोए हुए हिस्से को प्रदान कर दिया। यानी क्या हुआ कि यह, इससे यह हुआ कि फायर आर्म मिल गया है, साइलेंट फायर आर्म, और इससे अब पता चला कि अच्छा ये जो मारने में जो प्रयोग किया गया है, यह पता नहीं चला था कैसे मारा गया है, तो यह गुत्थी अब सुलझ गई क्योंकि इसने मिसिंग पीस ऑफ द पजल, इस पहेली का जो खोया हुआ हिस्सा था वो प्रदान कर दिया। इट वॉज क्लियर दैट द किलर हैड नोन अबाउट द डिवाइस एंड हैड यूज्ड इट टू कमिट द मर्डर विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। यह स्पष्ट था, इट वॉज क्लियर दैट, यह स्पष्ट था कि द किलर हैड नोन अबाउट द डिवाइस, कि हत्यारे को उस उपकरण के बारे में जानकारी थी, एंड हैड यूज्ड इट टू कमिट द मर्डर, और उसने इसका यूज किया था, प्रयोग किया था हत्या करने के लिए, कमिट द मर्डर, हत्या करने के लिए, विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, बिना उसके बाद, बिना, विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, यानी लोग उसे नहीं जान पाए, लोगों को यह पता नहीं चल पाए, उसकी पहचान नहीं हो पाए, विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, बिना पहचाने गए हत्या करने के लिए इसका प्रयोग उसने किया था। Harper realized that the only person who could have had access to the device and the motive to kill Mr. Van Helsing was the second wife. हार्पर को अब यह अनुभव हुआ कि एकमात्र व्यक्ति है जिसकी उस उपकरण तक पहुंच हो सकती है, एक्सेस हो सकता है, पहुंच हो सकती है, एंड द मोटिव, और इरादा हो सकता है मिस्टर वैन हेल्जिंग को मारने का, मोटिव टू किल, मारने का इरादा हो सकता है। वह कौन थी? वह हो सकती है, वह थी द सेकेंड वाइफ, वह उनकी दूसरी पत्नी थी। However, as Harper closed in on the second wife, a series of strange events began to unfold. हालांकि ज्यों जो हार्पर सेकेंड वाइफ, दूसरी पत्नी के निकट आता जा रहा था, यानी उस पर उसका विश्वास जो है किसी ने मर्डर किया है पक्का होता जा रहा था, अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स बिगेन टू अनफोल्ड, विचित्र घटनाओं की एक श्रृंखला क्या होने लगी? सामने आने लगी। इवेंट्स जो है वो अनफोल्ड होने लगे। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि इवेंट्स के साथ जब अनफोल्ड का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि नई कुछ बात पता चलती है, कुछ नया होता जाता है, घटनाओं में कुछ अलग अलग चीज़ें सामने आती जाती हैं। तो विचित्र घटनाएं जो हैं वो क्या होने लगी? उसके सामने आने लगी। Mysterious shadows seemed to follow him and he heard whispers in the night. Mysterious shadows, रहस्यमय साए, seemed to follow him, वो उसका पीछा कर रहे थे, ऐसा उसे लग रहा था। And he heard whispers in the night, और उसने रात में फुसफुसाहट भी सुनी कि फुसफुसा रहा कोई कुछ। A sense of dread crept into his bones as he realized that someone else was watching him. A sense of dread crept into his bones. भय, sense of dread, भय, क्या हुआ? भय की भावना उस crept into his bones, उसकी हड्डियों में घर कर गई, हड्डियों में रेंग गई। As he realized, ज्यों ही उसने यह माना, जैसे उसने अनुभव किया, that someone else was watching him, कि कोई और उसे की निगरानी कर रहा है, कोई और उसे देख रहा है। someone who wanted to prevent him from solving the case, कोई जो यह चाहता है, जो उसे रोकना चाहता है इस मामले को सुलझाने से। The mansion, once a place of opulence and tranquility, became a labyrinth of danger. हवेली जो कभी a palace of opulence, वैभव, ऐश्वर्य, and tranquility और शांति, opulence क्या हुआ? वैभव, ऐश्वर्य, and tranquility व शांति,
जो कभी वैभव और शांति का स्थान हुआ करता था, बिकेम अ लेबिरिंथ ऑफ डेंजर, वह क्या हो गया था? वह खतरे की भूल भुलैया। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ को क्या कहेंगे? भूल भुलैया। वह खतरे की भूल भुलैया हो गया था। लेबिरिंथ होता है एक बहुत ही जटिल मार्ग को भी लेबिरिंथ कहते हैं, तो यहाँ भूल भुलैया के अर्थ में हम लेंगे। जटिल मार्ग तो ऐसे ही भूल भुलैया होता है, लोग भटक जाते हैं। तो हवेली जो कभी वैभव और शांति का स्थान हुआ करती थी, वह खतरे की भूल भुलैया हो गई थी। हार्पर फेल्ट एज इफ ही वेयर बीइंग हंटेड, हिज एवरी मूव वॉच्ड बाय अनसीन आइज। हार्पर ने अनुभव किया कि जैसे उसका शिकार किया जा रहा है, उसके हरेक मूव, हरेक कदम पर निगरानी रखी जा रही है किसी अनदेखे आँखों के द्वारा। द टेंशन वॉज पैल्पेबल एंड द स्टेक्स हैड नेवर बीन हायर। और जो तनाव था उसे कोई भी अनुभव कर सकता था। पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब अनुभव किया जा सके, जिसे अनुभव योग्य, जिसे अनुभव, तनाव को कोई भी अनुभव कर सकता था। एंड द स्टेक्स, और दाव जो थे वो क्या थे? वो अब नेवर बिन हायर, कभी भी इस इतने ऊंचे नहीं हुए थे, इतने बड़े नहीं हुए थे। दाव जैसे किसी जुए में कोई दाव लगाता है, वहाँ भी स्टेक्स होता है, और यहाँ पर तो उसने अपनी जान की दाव लगा दी है, तो स्टेक्स जो थे वो क्या थे? वो नेवर बिन हायर, इतने अधिक जो थे वो कभी नहीं हुए थे। एज द डेज टर्न इनटू नाइट्स, हार्पर्स रिजोल्व ओनली ग्रीव स्ट्रॉन्गर। ज्यों ज्यों दिन रात में बदलते जा रहे थे, जैसे दिन दिन बीतता जा रहा था, हार्पर्स रिजोल्व, हार्पर का इरादा ओनली ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और भी मजबूत होता जा रहा था। ही न्यू दैट इफ ही डिडंट कैच द किलर सून, द एविडेंस माइट डिसअपियर एंड द ट्रूथ वुड बी लॉस्ट फॉर एवर। वह जानता था इफ ही डिडंट कैच द किलर सून, कि अगर उसने हत्यारे को जल्दी ही नहीं पकड़ लिया, द एविडेंस, तो प्रमाण, माइट डिसअपियर, वो खो सकता है, गायब हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है, गायब हो सकता है। एंड द ट्रूथ वुड बी लॉस्ट फॉर एवर, और सत्य जो है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। डिटरमाइंड टू ब्रिंग जस्टिस टू मिस्टर वैन हेल्जिंग, हार्पर पुश्ड हिमसेल्फ टू द ब्रिंक, रिस्किंग हिज ओन लाइफ टू अनकवर द ट्रूथ। डिटरमाइंड टू ब्रिंग जस्टिस टू मिस्टर वैन हेल्जिंग, मिस्टर वैन हेल्जिंग के लिए न्याय लाने के दृढ़ता के साथ, डिटरमाइन, दृढ़ के दृढ़ संकल्प के साथ, हार्पर पुश्ड हिमसेल्फ टू द ब्रिंक, हार्पर ने अपने आप को कगार पर धकेल दिया। कगार, कगार पर धकेलने का मतलब अपने लिए एकदम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो पहुंच गया है। रिस्किंग हिज ओन लाइफ टू अनकवर द ट्रूथ, और सत्य को उजागर करने के लिए, अनकवर करने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए उसने अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को ही क्या कर दिया था? जोखिम में डाल दिया था, खतरे में डाल दिया था। One night, while patrolling the mansion, Harper stumbled upon a hidden passageway that led to a secret underground chamber. One night, एक रात, while patrolling the mansion, जब वो हवेली की पेट्रोलिंग कर रहा था, हवेली की चारों ओर वो घूम रहा था, निगरानी कर रहा था, Harper stumbled upon a hidden passageway that led to a secret underground chamber. हार्पर स्टम्बल्ड अपॉन अ हिडन पैसेजवे, हार्पर को अचानक से मिला। स्टम्बल्ड अपॉन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, स्टम्बल अपॉन, स्टम्बल का अर्थ तो यूँ तो डगमगाना होता है, गिरने गिरने जैसा हो जाना होता है, लेकिन जब स्टम्बल अपॉन समथिंग करते हैं तो क्या होता है? हमें कुछ नया पता चलता है। तो उससे क्या पता चलता है? उससे एक हिडन पैसेजवे, एक छुपे हुए रास्ते के बारे में पता चलता है। That led to a secret underground chamber, जो कि कहाँ ले जा रहा था? एक गुप्त अंडरग्राउंड, भूमिगत, जमीन के अंदर, चैम्बर, एक कक्ष में। चैम्बर का अर्थ क्या है? एक रूम, कमरा, कक्ष। तो जब हार्पर हवेली का गश्त लगा रहा था, पेट्रोल गश्त लगा रहा था, पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस की कहते हैं, गश्ती दल, तो जब हार्पर हवेली की गश्त लगा रहा था, तो हार्पर को अचानक से क्या मिला? एक छुपा हुआ रास्ता मिला, जो कि एक गुप्त भूमिगत जमीन के अंदर स्थित कक्ष में जाता था। इनसाइड ही फाउंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ टनल्स फिल्ड विथ स्ट्रेंज सिंबल्स एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। अंदर उसने क्या पाया? ही फाउंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ टनल्स, सुरंगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को उसने पाया, एक विशाल नेटवर्क को उसने पाया।
filled with strange symbols and ancient artifacts. और वह किस चीज़ से भरा हुआ था? वह विचित्र चिन्हों से भरा हुआ था, विचित्र प्रतीकों से भरा था, अजीब चीज़ों से, अजीब चिन्हों से भरा हुआ था। एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, और प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ था। एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द मैंसन हेल्ड सीक्रेट्स फार डीपर देन एनीवन हैड एवर इमेजिन्ड। यह स्पष्ट था कि हवेली में इतने राज थे, हेल्ड सीक्रेट्स, इतने राज थे, फार डीपर, इतने गहरे राज थे, देन एनीवन हैड एवर इमेजिन्ड, जितने की आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना से भी, किसी की कल्पना से भी अधिक राज, गहरे राज इस हवेली में थे, यह स्पष्ट था। As Harper explored the chamber, he heard a faint sound coming from a nearby room. As Harper explored the chamber, जब हार्पर चैम्बर यानी उस कमरे की, कक्ष की क्या कर रहा था? एक्सप्लोर कर रहा था, घूम घूम कर पता लगा रहा था, जांच कर रहा था। He heard a faint sound coming from a nearby room. उसे क्या सुनाई दिया? उसे एक हल्की आवाज़, a faint sound, एक हल्की आवाज़, एक मध्यम आवाज़ उसे सुनाई दी, एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, धीमी आवाज़ उसे सुनाई दी। कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय रूम, जो कि एक नज़दीकी कमरे से आ रही थी। ही कॉशसली अप्रोच्ड द डोर एंड पियर्ड इनसाइड। उसने बड़ी ही सावधानी पूर्वक कमरे तक वह, दरवाजे तक वह पहुंचा। अप्रोच द डोर, दरवाजे तक वह पहुंचा। एंड पियर्ड इनसाइड, और अंदर क्या किया उसने? झांका। पियर्ड, पियर का अर्थ क्या हुआ? झांकना। उसने अंदर झांका। टू हिज हॉरर he saw the second wife standing over a machine that was emitting a pulsating blue light. To his horror, वो तो डर गया, वो भयभीत हो गया। He saw the second wife, उसने दूसरी पत्नी को देखा। Standing over a machine, वो कहाँ खड़ी थी? वह एक मशीन पर खड़ी थी, एक मशीन पर खड़ी थी। That was emitting a pulsating blue light, जिससे एक स्पंदित होने वाला रिदमिक ब्लू लाइट निकल रहा था। एक स्पंदित नीली रोशनी निकल रही थी, नीला प्रकाश निकल रहा था, एमिट हो रहा था, निकल रहा था। She was surrounded by strange devices and vials filled with unknown substances. वह किससे घिरी हुई थी? She was surrounded, वह घिरी हुई थी किस चीज़ से? By strange devices, विचित्र उपकरणों से घिरी हुई थी। और वायल्स filled with unknown substances, अज्ञात पदार्थों से भरे हुए वायल्स, शीशियों से। वायल्स क्या हुआ? शीशियों से। अज्ञात पदार्थों से भरी हुई शीशियों से वह घिरी हुई थी। वह विचित्र उपकरणों और अज्ञात पदार्थों से भरी हुई शीशियों से घिरी हुई थी। It became evident that second wife was involved in a sinister plot far beyond the murder of Mr. Van Helsing. यह स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? It became evident, यह स्पष्ट हो गया। Evident का अर्थ हुआ स्पष्ट हो गया। That the second wife was involved in a sinister plot. दूसरी पत्नी was involved, वह शामिल थी। किसमें शामिल थी? एक सिनिस्टर प्लॉट में, एक खतरनाक, एक भयावह, एक इविल। सिनिस्टर का अर्थ हुआ इविल या क्रिमिनल। एक खतरनाक, एक बहुत ही बुरे प्लॉट, साजिश, एक खतरनाक षड्यंत्र में, एक भयावह साजिश में वह क्या थी? एक भयावह साजिश में वह जुड़ी हुई थी, साजिश से वो जुड़ी हुई थी, साजिश में वो शामिल थी। फार बियॉन्ड द मर्डर ऑफ मिस्टर वैन हेल्जिंग, जो कि मिस्टर वैन हेल्जिंग की हत्या से भी कहीं आगे थी। द मशीन वॉज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग माइंड्स एंड कंट्रोलिंग पीपल। वह मशीन जो था वह क्या था? उस वॉज अ डिवाइस, वह एक ऐसा उपकरण था जिसकी क्षमता थी, वॉज कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग माइंड्स। वह लोगों के दिमाग में हेरफेर करने में संभव थी, सक्षम थी। मैनिपुलेटिंग माइंड्स को मैनिपुलेट करना यानी दिमाग को क्या करना? हेरफेर कर देना, दिमाग पर कंट्रोल करना। एंड कंट्रोलिंग पीपल, और लोगों पर कंट्रोल कर लेना, लोगों पर नियंत्रित कर लेना। वह मशीन एक ऐसा उपकरण थी जो लोगों के दिमाग में क्या कर सकती थी? हेरफेर कर सकती थी,
मैनिपुलेट करना का अर्थ क्या हुआ, उसे कंट्रोल करना और अपने फायदे के लिए यूज करना। तो यहाँ पर कह सकते हैं दिमाग में हेरफेर करने और लोगों को कंट्रोल करने में, लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम थी, सक्षम थी। She had been using it to manipulate the family members and the police, keeping them from uncovering her true intentions. वो इसका उपयोग किस चीज में कर रही थी? वह इसका उपयोग कर रही थी अपने सच्चे इरादों को, अपने वास्तविक इरादों को उजागर होने से रोकने के लिए उस मशीन का उपयोग कर रही थी। Been using to manipulate the family members को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको क्या कर रही थी वह? उनके खिलाफ, उनको मैनिपुलेट करने में, उनके साथ हेरफेर करने में, उनको कंट्रोल करने में, उनके विचारों के साथ हेरफेर करने में, एंड द पुलिस, और पुलिस के साथ भी हेरफेर करने में वो लगी हुई थी। कीपिंग देम फ्रॉम अनकवरिंग हर ट्रू इंटेंशन, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो उसके जो सच्चे इरादे थे उसे वो उजागर नहीं कर सकें। तो उन अपने सच्चे इरादे को उजागर करने से रोकने के लिए वह अपने परिवार के सदस्यों और पुलिस के साथ, पुलिस को मैनिपुलेट करने में, पुलिस को प्रभावित करने में, पुलिस के साथ हेरफेर करने में उस मशीन का वह प्रयोग कर रही थी। हार्पर न्यू ही हैड टू एक्ट फास्ट, हार्पर जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी होगी। ही बर्स्ट इनटू द रूम स्टार्टलिंग द सेकेंड वाइफ, वह तेजी से घुस गया कमरे में, एंड स्टार्टलिंग द सेकेंड वाइफ, और दूसरी पत्नी को क्या कर दिया उसने? स्टार्टल कर दिया, चौंका दिया, चकित कर दिया। चौंकाना, चकित करना। आ स्ट्रगल ensued, क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बट हार्पर मैनेज टू सबड्यू हर, लेकिन हार्पर ने उस पर नियंत्रण पाने में, उसको वश में करने में, सबड्यू करना यानी वश में कर लेना, कंट्रोल कर लेना, उसे वश में करने में वह सफल रहा। With the killer in custody, the mystery of Van Helsing's death was finally solved. अब हत्यारा कहाँ था? कस्टडी में था, हिरासत में था। हत्यारे के हिरासत में आने के साथ मिस्टर वैन हेल्जिंग की मृत्यु का रहस्य क्या हुआ? अंतिम रूप से सुलझ गया। However, the story didn't end here. लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। The discovery of the secret underground chamber and the sinister devices within revealed a much larger conspiracy. अंडरग्राउंड चैम्बर, भूमिगत कमरा, कक्ष, और सिनिस्टर डिवाइसेस, और भयावह, खतरनाक, इविल, बुरे उपकरणों की डिस्कवरी से, रहस्यमय गुप्त भूमिगत कमरे और बुरे उपकरणों की डिस्कवरी से, की खोज से पता चला, रिवील्ड अ मच लार्जर कॉन्स्पिरेसी, कि एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये डिवाइसेस कहाँ थे? वो विद इन द चैम्बर थे, उस कमरे के अंदर थे। Harper realized that the second wife was merely a pawn in a much more dangerous game. हार्पर ने यह अनुभव किया, हार्पर को यह पता चला, हार्पर को यह एहसास हुआ कि वह दूसरी पत्नी जो है वह क्या है? वह merely, only, केवल एक क्या है? एक प्यादा है, एक मोहरा है। वह क्या है? एक मोहरा है। इन अ मच मोर डेंजरस गेम, एक कहीं अधिक खतरनाक खेल में। ही न्यू दैट देयर वेर अदर्स इन्वॉल्व्ड, वह जान गया था कि और दूसरे लोग भी हैं शामिल। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू अनकवर देयर आइडेंटिटीज एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, एंड वह दृढ़ प्रतिज्ञ था, डिटरमाइंड था, दृढ़ प्रतिज्ञ था, दृढ़ निश्चय था, टू अनकवर देयर आइडेंटिटीज, उनकी पहचान को उजागर करने के लिए, एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, और उनको सलाखों तक लाने के लिए, उनको न्याय तक लाने के लिए। हार्पर, now armed with the knowledge of the second wife's sinister plot, was determined to unravel the larger conspiracy. Harper, now armed with the knowledge of the second wife's sinister plot, दूसरी पत्नी के बहुत ही भयावह, बहुत ही बुरी साजिश
भयावह साजिश, खतरनाक साजिश की जानकारी से लैस होकर, आर्म्ड विथ से लैस होकर, was determined to unravel the larger conspiracy, जो बड़ा षड्यंत्र था उसको उजागर करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए वह क्या था, वह दृढ़ निश्चित था, दृढ़ प्रतिज्ञ था. He knew that the secret underground chamber held the key to understanding the true extent of the danger. वह जानता था कि वो जो गुप्त भूमिगत कमरा है, जो गुप्त भूमिगत कक्ष है, उसी के पास है की, वही कुंजी है टू अंडरस्टैंड, की टू अंडरस्टैंडिंग, समझने की, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द डेंजर, खतरे की वास्तविक विस्तार को समझने की, खतरे की वास्तविक गहराई को समझने की, वास्तविक सीमा को समझने की जो कुंजी है वह क्या है, वही गुप्त भूमिगत कमरा है. With the help of a team of experts, Harper began to delve deeper into the ancient symbols and artifacts found within the chamber. विशेषज्ञों की एक टीम के साथ हार्पर ने क्या किया, उन प्राचीन प्रतीकों और कलाकृतियों जो उसे चैम्बर के भीतर मिली थी की गहराई में जाना शुरू किया, उनके बारे में और पता लगाना शुरू किया. They discovered that the machine the second wife had been using was part of a much larger network of devices capable of controlling minds of a global scale. They discovered, उन्होंने पता लगाया, क्या पता लगाया उन्हें, that the machine the second wife had been using, कि दूसरी पत्नी जिस मशीन का प्रयोग करती आ रही थी, was part of a मच लार्जर नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज, वह एक बहुत बड़े, कहीं अधिक बड़े उपकरणों के नेटवर्क का एक हिस्सा था. कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग माइंड्स ऑन ग्लोबल स्केल, और ये जो नेटवर्क था वह क्या था, वह सक्षम था ग्लोबल स्केल, वैश्विक स्तर पर लोगों के दिमागों को नियंत्रित करने में. द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस सिनिस्टर प्लॉट वॉज अ शैडोई ऑर्गेनाइजेशन नोन ओनली एज द कलेक्टिव. इस सिनिस्टर प्लॉट, इस भयावह, इस इविल साजिश, इस बुरी साजिश के पीछे जो मास्टर माइंड था, के पीछे जो वास्तविक दिमाग था, वह कौन था, वह एक शैडोई ऑर्गेनाइजेशन था, वह एक गुप्त, एक छुपा हुआ संगठन था, नॉन ओनली एज द कलेक्टिव, जिसे केवल किस नाम से जाना जाता था, द कलेक्टिव के नाम से जाना जाता था. शैडोई ऑर्गेनाइजेशन, एक संदिग्ध ऑर्गेनाइजेशन, संदिग्ध संगठन. The collective's goal was to manipulate world events and control the minds of the masses, creating a new world order under their dominion. कलेक्टिव का गोल क्या था, कलेक्टिव का लक्ष्य था कि विश्व की घटनाओं को, वर्ल्ड इवेंट्स को क्या करना, मैनिपुलेट करना, उनमें हेर फेर करना, उनको कंट्रोल करना, उनको अपने हिसाब से चलाना. एंड कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द मासेज, और जनता, लोगों के, मासेज यानी लोगों के, जनता के दिमाग को क्या करना है, मन को नियंत्रित करना. एंड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑर्डर, और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाना, एक नई विश्व व्यवस्था बनाना, अंडर देयर डोमिनियन, उनके प्रभाव के अंतर्गत, उनके प्रभुत्व के अंतर्गत. They had been using the mansion as a base of operations, experimenting with their technology and planning their next move. They had been using the mansion. वो क्या कर रहे थे, वो उस हवेली का प्रयोग करते हुए आ रहे थे as a base of operations. वो अपने operations, अपने संचालन के आधार के रूप में, अपने संचालन के केंद्र के रूप में, बेस के रूप में, आधार के रूप में. एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर टेक्नोलॉजी, और अपने तकनीक के साथ क्या कर रहे थे, वो प्रयोग करते आ जा रहे थे. एंड प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, और अपने अगले कदम, अपनी अगली योजना क्या कर रहे थे, अपने अगले कदम की योजना वो बनाते आ रहे थे. Harper and his team knew they had to act quickly to stop the collective before it was too late. हार्पर और उसकी टीम जानते थे, दे हैड टू एक्ट क्विकली, कि उनको तुरंत, जल्दी से जल्दी उनको काम करना होगा, टू स्टॉप द कलेक्टिव, कि कलेक्टिव को रोकने का काम जल्दी से जल्दी करना होगा, बिफोर इट वाज टू लेट, ताकि देर ना हो जाए. क्योंकि अगर देर हो गई तो क्या होगा, बहुत देर होने से पहले, बिफोर इट वाज टू लेट, बहुत देर होने से पहले अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा,
तो फिर कलेक्टिव अपने इरादों में सफल हो जाएगा। दे ट्रैक डाउन द ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स, अ हिडन फैसिलिटी डीप विद इन द हिमालयाज। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय था वह कहाँ था? अ हिडन फैसिलिटी था, एक गुप्त सुविधा थी, एक छुपी हुई सुविधा थी, एक छुपा हुआ जगह था। डीप विद इन द हिमालयाज, हिमालय के एकदम गहरे में, हिमालय के एकदम भीतर। और उन्होंने क्या किया? दे ट्रैक डाउन, उन्होंने उसका पता लगा लिया। तो उन्होंने पता लगाया उस संगठन के मुख्यालय का, जो कि हिमालय के एकदम गहरे में एक छुपा हुआ फैसिलिटी था, एक छुपी हुई जगह थी। विद द हेल्प ऑफ अ कोवर्ट मिलिट्री यूनिट दे स्टॉर्म द फैसिलिटी, एंगेजिंग इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द कलेक्टिव फोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ अ कोवर्ट मिलिट्री यूनिट, एक गुप्त, कोवर्ट, गुप्त, जैसे कोवर्ट ऑपरेशन होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो, तो कोवर्ट, गुप्त, सीक्रेट। मिलिट्री यूनिट, सैन्य इकाई की मदद से दे स्टॉर्म द फैसिलिटी, वो क्या हुआ? उस जगह पे, उस जगह को स्टॉर्म करे, धावा बोल दिए। स्टॉर्म करना मतलब धावा बोल देना, अटैक कर देना। इंगेजिंग इन अ फियर्स बैटल, और उन्हें क्या हुआ? उन्हें एक भीषण लड़ाई, फियर्स बैटल यानी भीषण लड़ाई, वो भीषण लड़ाई में शामिल हुए अगेंस्ट द कलेक्टिव फोर्सेस, कलेक्टिव के बलों के विरुद्ध, कलेक्टिव की सेना के विरुद्ध। एक गुप्त सैन्य इकाई की मदद से उन्होंने उस जगह पर धावा बोल दिया और कलेक्टिव के सेना के साथ एक भीषण लड़ाई की। आफ्टर अ ग्रुएलिंग फाइट, हार्पर एंड हिज टीम इमर्ज्ड विक्टोरियस। और उस एक ग्रुएलिंग फाइट, एक भीषण लड़ाई के बाद क्या हुआ? हार्पर एंड हिज टीम, हार्पर और उसकी टीम जो थी वह क्या हुई? इमर्ज्ड विक्टोरियस, वह विजेता बनी, उसने ही उस लड़ाई को जीता। द कलेक्टिव्स लीडर्स वेर कैप्चर्ड, कलेक्टिव के जो नेता थे वो सभी क्या हुए? वो सभी पकड़ लिए गए, कैप्चर्ड कर लिए गए। देयर प्लान्स वेर फाइल्ड, और उनकी योजनाएं क्या हुई? असफल होगी। प्लान को फाइल कर देना मतलब क्या हो? योजना को असफल कर देना। जैसे टेररिस्ट के प्लान्स को हमारे जो आर्मी के जवान होते हैं, हमारे जो पुलिस फोर्सेस होते हैं, वो क्या कर देती हैं? फेल कर देती हैं, योजनाओं को उनके असफल कर देते हैं। द वर्ल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम अ फेट ऑफ माइंड कंट्रोल एंड टायरनी। दुनिया क्या थी? दुनिया बचा ली गई थी, वॉज सेव्ड फ्रॉम अ फेट ऑफ माइंड कंट्रोल एंड टायरनी। मन पर कंट्रोल, मन पर नियंत्रण, और टायरनी, तानाशाही, तानाशाही के भाग्य से क्या कर लिया गया? दुनिया को बचा लिया गया था। ग्रुएलिंग, ग्रुएलिंग को जो है ऐसे भी लिखा जाता है, डबल LING करके भी लिखा जाता है, और GRUELING करके भी लिखा जाता है। ग्रुएलिंग का अर्थ हुआ डिमांडिंग, जो कि आपको क्या करे? डिमांडिंग, टायरिंग, यानी जो बहुत ही श्रमसाध्य हो, जो बहुत थकाऊ हो, जो बहुत ताकत की मांग करे। तो ऐसे भीषण लड़ाई, ग्रुएलिंग फाइट, भीषण लड़ाई, ग्रुएलिंग टास्क, ग्रुएलिंग शेड्यूल। हार्पर और उसकी टीम जो हुई वो विजेता हुई, और कलेक्टिव के लीडर्स जो थे वो पकड़ लिए गए, कैप्चर कर लिए गए, और उनकी योजनाएं क्या है? फाइल कर दी गई, यानी विफल कर दी गई। द वर्ल्ड वॉज सेव्ड, और दुनिया को बचा लिया गया। माइंड कंट्रोल और टायरनी, मन पर नियंत्रण और तानाशाही के भाग्य से। हार्पर, हैविंग रिस्क्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट, वॉज हेल्ड एज ए हीरो। हार्पर, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जान को खतरे में डाल दिया था निर्दोषों को बचाने के लिए, उसे एक हीरो के जैसे उसका क्या किया गया? सम्मान किया गया। एक नायक के जैसे उसका सम्मान किया गया। हेल्ड एज ए हीरो, नायक के रूप में सम्मान करना। हेल्ड मतलब प्रशंसा करना, सम्मान करना। हिज नेम बिकेम सिनोनिमस विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, उसका नाम क्या हो गया? पर्याय बन गया। सिनोनिमस, सिनोनिम्स जैसे जानते हैं शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे करेज का वैलर हो सकता है, सिनोनिमस विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, तो उसका नाम साहस और दृढ़ निश्चय का क्या बन गया?
का पर्याय बन गया, यानी उसका नाम जब लोग लेते थे तो उनके मन में यही आता था कि साहस और दृढ़ निश्चय की भावना उनके मन में भी आ जाती थी. बट इवन एज ही बास्क्ड इन द ग्लोरी ऑफ हिज विक्ट्री ही न्यू दैट द फाइट वॉज फार फ्रॉम ओवर. इवन एज ही बास्क्ड इन द ग्लोरी ऑफ हिज विक्ट्री. बास्क इन द ग्लोरी ऑफ मतलब उस चीज़ का, उस ग्लोरी ऑफ हिज विक्ट्री, अपने जीत की गौरव का वह आनंद जो ले रहा था. बास्क इन द ग्लोरी का मतलब वह आनंद लेना. बास्क का एग्जैक्ट अर्थ जो होता है वह क्या होता है? वह होता है सन लाइट में लेटना, आराम करना, रिलैक्स करना. तो यहाँ पर बास्क इन द ग्लोरी यानी ग्लोरी, गौरव के सनलाइट में कोई अगर होगा तो क्या होगा, यानी उसका आनंद ले रहा है. जैसे सनलाइट का आनंद लेता है लोग, यहाँ ग्लोरी का आनंद लेगा. बास्क इन द ग्लोरी ऑफ हिज विक्ट्री, अपने विजय के गौरव का जब वह आनंद ले रहा था, जीत की गौरव का जब वह आनंद ले रहा था, ही न्यू, उस समय वह जानता था दैट द फाइट वॉज फार फ्रॉम एवर, कि लड़ाई अब भी क्या हुई है, खत्म नहीं हुई है. फार फ्रॉम ओवर, खत्म नहीं हुई है. द वर्ल्ड वॉज ए डेंजरस प्लेस एंड देयर वुड ऑलवेज बी दोज हु सॉट टू एक्सप्लॉइट एंड कंट्रोल अदर्स. कि दुनिया क्या थी? दुनिया एक खतरनाक जगह थी. एंड देयर वुड ऑलवेज बी दोज हु सॉट टू एक्सप्लॉइट एंड कंट्रोल अदर्स, कि यहाँ हमेशा ऐसे लोग रहेंगे. देयर वुड ऑलवेज बी, ऐसे लोग रहेंगे. देयर वुड ऑलवेज बी दोज, ऐसे लोग रहेंगे हु सॉट टू एक्सप्लॉइट, जो कि शोषण करना चाहेंगे. एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेशन इसी से बना है. एक्सप्लॉइट यानी शोषण करना, किसी का अपने फायदे के लिए दुरुपयोग करना. एंड कंट्रोल अदर्स, जो दूसरों का शोषण और नियंत्रण करना चाहेंगे. एज लॉन्ग एज देयर वॉज इविल, जब तक की बुराई थी, देयर वुड ऑलवेज बी हीरोज टू स्टैंड अगेंस्ट इट. तब जब तक ये बुराई थी तब तक ये नायक मौजूद रहेंगे टू स्टैंड अगेंस्ट इट, जो कि इसका सामना करेंगे. उसके विरुद्ध खड़े होने वाले नायक हमेशा मौजूद रहेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी. तो ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको भी ऐसी कहानियाँ मिलती रहें. और इसे शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पर. और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी. अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं. और अपना ख्याल रखें. बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर.